नमस्कार दोस्तों। आज अब हम लोग भारत के भूगोल के अंदर वन्य जीव पार्ट 8 पढ़ रहे हैं। आज खत्म, यानी लगभग 8 लेक्चर का मतलब 50-55 मिनट तो हर एक लेक्चर को हमने लिया है। 7 घंटा तो जरूर खाली वन्य जीव आपको पढ़ाए। आज हम लोग वन्य जीव में जितने भी प्रकार का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो पढ़ा दिए वो आगे छोड़ के, प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ा दिए, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा दिए, लेकिन प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण नहीं पढ़े हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन नहीं पढ़े हैं, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग नहीं पढ़े हैं, तो लाल पांडा प्रोजेक्ट नहीं पढ़े हैं, प्रोजेक्ट गोदावन नहीं पढ़े हैं हम लोग। तो आज हम लोग प्रोजेक्ट घड़ियाल नहीं पढ़े हैं हम लोग। तो आज हम लोग ये जितने भी वन्य प्राणियों के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वन्यजीव पार्ट 8, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना हम लोग आज पढ़ेंगे। तो गंगा नदी डॉल्फिन को सबसे पहले क्या कहते हैं, बॉटनिकल भाषा में क्या कहते हैं, सबका जानना जरूरी नहीं है, चूंकि ये राष्ट्रीय जलीय पक्षी है। तो इसको कहते हैं प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका गंगा नदी डॉल्फिन को कहते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2009 को डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर जीव घोषित किया गया। यह सबसे पहला चीज याद रखना है। इसका बॉटनिकल नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है और 5 अगस्त 2009 को भारत सरकार के द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर जीव घोषित किया गया। अब केवल इस 2 लाइन पर एक आपको सवाल का दिखा देते हैं, कैसे पूछेगा। तो देखिए, फिर आगे ना आपको अपने अंदाज लग जाएगा कि ये किस तरह से पूछ सकता है। पहला, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, गंगा नदी डॉल्फिन को पाँच अगस्त 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। दूसरा, गंगा नदी डॉल्फिन को ये देखिए, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका भी कहते हैं।
उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों, क्योंकि इसमें दोनों ही सही है। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आगे। सिर्फ एक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये आपको हमने बताया कि देखिए एक लाइन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोगों को ये लाइन याद करने का जरूरत नहीं है जो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको इसी नाम से बुलाते हैं अपने बिहार में। बल्कि उल्टा जब पहली बार अपने लाइफ में बाहर निकले और सुने कि ये डॉल्फिन है तो हम लोगों को आश्चर्य लगा। हम लोग इसको कहते हैं सोंस बिहारी भाषा में। हम लोग मुंगेर में घाट में जब बैठते हैं तो हम लोग के सामने जो है वो ऐसे पलटता है, तो हम लोग कहते हैं अरे रे देख सोंसवा पलटा। तो हमारा लोकल नाम है सोंस, हमको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये प्रश्न ये याद आ सकता है कि स्थानिक भाषा में सुस अथवा सुसु, ये उत्तर प्रदेश में इसको बुलाते हैं, सुसु के नाम से ये प्रजाति जानी जाती है। अब गंगा नदी डॉल्फिन नाम लिखित रखे, लेकिन ये किन किन नदियों में यह प्रजाति पाई जाती है? तो भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में, विशेषकर गंगा नदी में और उसकी जो सहायक नदी है, मेघना में और ब्रह्मपुत्रा में। यानी मुख्यतः गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा एक ही तो है, ब्रह्मपुत्रा केवल एक अलग है। और बांग्लादेश के कर्णफुली नदी के कुछ स्थानों पर ये गंगा नदी डॉल्फिन देखा जाता है। हम लोग कहते हैं सोंस देखा जाता है। तो स्थानिक भाषा में इसको सुस या सुसु कहते हैं। ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और बांग्लादेश के कर्णफुली नदी में दिखाई देता है। भारत की यह भयंकर संकटग्रस्त प्रजाति में आती है, इसीलिए इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के यादी 1 में रखा गया है। यानी इसका शिकार पूरी तरह से अवैध है, 1 में रखा गया। WWF इंडिया के द्वारा 1997 में स्थानीय समुदाय के मदद पर गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो उस कार्यक्रम की शुरुआत में क्या हुई तो जरा देखिएगा। ये जो है ये गंगा रिवर है। तो गंगा नदी में ये देखिए ये पटना है, ये यहाँ पे सोन नदी आकर के गंगा में मिलती है। उसके बाद ये गंडक नदी मिलती है। अब जब गंगा नदी आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर इनसे कोसी नदी आके मिलती है। ये इलाका ये है सुल्तानगंज जगह का नाम।
मतलब समझ लीजिए कि हम लोग कम से कम एक आध हजार बार गए होंगे इस जगह पे, एक आध बार नहीं, एक आध हजार बार गए होंगे। बड़ा ही पवित्र घाट माना जाता है सुल्तानगंज घाट गंगा। हमारे यहाँ जब गांव में आदमी की मृत्यु होती है तो जो भारी भरकम आदमी गांव का होता है उसको सुल्तानगंज घाट ले जाया जाता है जलाने के लिए। कमज़ोर होगा बेचारा तो मुंगेर में जला देंगे। तो क्या देख रहे हैं, सुल्तानगंज घाट। हमारे यहाँ देवघर एक जगह है, भोलानाथ का शक्तिपीठ में से आता है, ज्योतिर्लिंग में से, सॉरी ज्योतिर्लिंग में से, 12 ज्योतिर्लिंग में से है। तो 72-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है सुल्तानगंज घाट से देवघर। तो कांवर लेकर के लोग पैदल जाते हैं, बड़ी मज़ा आता है, पूरा एकदम चिल्लाते हुए सब लोग बोल बम करते हुए जाते हैं। तो सुल्तानगंज घाट का महत्व है। सुल्तानगंज से लगभग 20-25 किलोमीटर भागलपुर है, बड़ा शहर है, भावनगर से थोड़ा सा बड़ा होगा, और उसके आगे कहलगांव एक जगह है। इसी सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई। यही आपसे क्वेश्चन आएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में। अंदर घुसेगा, कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच में है। अब ये जो आप पढ़े, देखिए अगर इस पर शुरू में थोड़ा प्रश्न बनाते हैं तो क्या कहते हैं, इस पर आपको प्रश्न आएगा। तो यहां से देखिए, ये वन्य जीव संरक्षण कायदा 1972 के यादी 1 में समावेशित है। कहेगा गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के यादी 1 में शामिल जीव है। दूसरा, बिहार के पटना से भागलपुर के मध्य गंगा डॉल्फिन रिजर्व अभ्यारण्य, सॉरी गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने। ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी,
1 तथा 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। अब जरा देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा हमने आपको क्या पढ़ा है, सुल्तानगंज से भागलपुर कहलगांव के बीच, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर होगा ए, केवल 1। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको तैयार करना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से प्रश्न आते हैं। यहां तक हो गया। अब अगस्त 1992 में उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग द्वारा WWF इंडिया के सहयोग से HSBC समर्पित माई गंगा माई डॉल्फिन नामक एक जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। ये वन लाइनर क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि माई गंगा माई डॉल्फिन नामक जागृति अभियान या स्लोगन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश वन विभाग, बिहार वन विभाग, भारत सरकार का वन जीव मंत्रालय, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। अब आइए, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा और उसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, उनमें निवास करने वाली डॉल्फिन का अवैध शिकार लोग नहीं करें, लोगों में यह अवेयरनेस आए कि इसका रहना इस नदी में जरूरी है पर्यावरण के लिए, ठीक है। इसके बचाने के लिए लोग सामुदायिक रूप से आगे आए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच विक्रमशिला गंगा नदी डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई थी। बता चुके हैं कि किसी प्रजाति विशेष को उसमें संरक्षण दिया जाता है अभयारण्य में। अब देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व कहां बना, तो देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व जो है वो 8 अक्टूबर 2015 को कलकत्ता के वन्य जीव बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में मालदा और सुंदरवन के बीच, ये फरक्का के आसपास, यहां से लेकर के नीचे सुंदरवन के बीच नदी में एक सामुदायिक रिजर्व की स्थापना की जाएगी। तो देश का पहला रिजर्व कहां बनेगा, डॉल्फिन रिजर्व मालदा और सुंदरवन के बीच में। अब तो बन गया, लेकिन 2015 में यह निर्णय लिया गया था। अब अगर इस पर मतलब एक को फोकस कर देंगे, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आगे कि कैसे है। देखिए, अगर इस पर क्वेश्चन आएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, देश का प्रथम गंगा नदी डॉल्फिन अभयारण्य सुल्तानगंज
एवं कहलगांव के मध्य है। दूसरा, देश का प्रथम गंगा नदी डॉल्फिन रिजर्व कहलगांव से सुंदरवन के बीच स्थापित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य नहीं है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, ना तो एक ना तो दो। प्रश्न पकड़िएगा, सत्य नहीं है यानी असत्य खोजने के लिए कह रहा है, तो इस बार असत्य है 2, पहला तो सत्य ही है, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। हमेशा स्टेटमेंट जब आप पढ़ लेते हैं तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप नीचे जरूर पढ़िए कि सत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, तब जाकर के आप अपने आंसर को देखिए। चलिए अब आगे बढ़ें। अब भारत में डॉल्फिन की संख्या 2000 के आसपास होने का अनुमान है। इसको गंगा का बाघ कहा जाता है, टाइगर ऑफ गंगा। जब ये हम तैयार कर रहे थे तो नरेंद्र भाई जो पीपीटी बनाते हैं उनको मजाक में बोले कि तब अभी अगर ये जो जेठा भाई वाला फ़ोटो बनाते हैं, अगर वैसा वाला फ़ोटो बनाना हो तो इसमें क्या करना होगा, मतलब कि मुंह जो है डॉल्फिन का बाघ बना दिया जाए एनिमेशन के द्वारा और पीछे पूंछ वाला डॉल्फिन रखे, बोले आने गंगा ने बाघ कहवाय छे। अरे भाई ये समझना है, हर चीज़ जो है चित्र से नहीं दिखाया जा सकता है। ये देख रहे हैं, ये डॉल्फिन है, इसको गंगा नदी का बाघ कहते हैं, बस इतना ही है, तो टाइगर ऑफ गंगा के रूप में जाना जाता है। इसका नाम इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार पारिस्थितिकी को बैलेंस करने के लिए बाघों की आवश्यकता है, अगर बाघ नहीं होगा तो शाकाहारी जीव का संख्या बढ़ेगा, और अगर शाकाहारी जीव का संख्या बढ़ेगा तो घास खरपतवार इसका क्या होगा, तो संकटग्रस्त में पौधा होगा। इसलिए सबका बैलेंस जरूरी है। तो उसी प्रकार डॉल्फिन का जो भोजन है, अगर डॉल्फिन का संख्या कम होगा तो नदी में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए सबका होना जरूरी है। तो जिस प्रकार से जंगल में बाघ का होना जरूरी है, बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए शाकाहारी प्राणियों की संख्या में वृद्धि एक लिमिटेशन तक हो, उसी प्रकार गंगा नदी में भी पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने के लिए डॉल्फिन की आवश्यकता है। अब भारत में डॉल्फिन की जो प्रजाति दिखाई देती है वो 2 प्रकार की है। एक गंगा नदी डॉल्फिन, इसलिए हम एक बार भी प्रश्न में खाली डॉल्फिन नहीं लिखे हैं, और एक इरावदी नदी डॉल्फिन।
गंगा नदी और इरावदी। ये देखिए, ये इरावदी नदी डॉल्फिन है, थोड़ा सा चेहरा आपको अलग लगेगा। पश्चिम बंगाल में दोनों ही प्रकार के डॉल्फिन देखने को मिलता है। बिहार में केवल गंगा नदी डॉल्फिन दिखाई देती है। डॉल्फिन को दरअसल नदी की सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया था और केंद्र सरकार 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो वर्ष 2007 डॉल्फिन वर्ष के रूप में जाना गया और 5 अक्टूबर 2009 को इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाता है। ये आपका डॉल्फिन। अब आइए, बिहार सरकार इस राष्ट्रीय जलचर जीव के घटते हुए संख्या के ऊपर रिसर्च करने के लिए पटना विश्वविद्यालय में एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। यहां तक जब प्रश्न आ जाएगा ना, तो समझना है कि अब हम आ गए, क्या कहते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन में। अब आइए, पटना का यह डॉल्फिन संरक्षण अनुसंधान केंद्र संपूर्ण एशिया का ये पहला रिसर्च सेंटर है जो डॉल्फिन पर रिसर्च करेगा। अब अभी फिलहाल डॉल्फिन की स्थिति क्या है, तो IUCN की रेड डेटा बुक में इसको संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है और इसीलिए भारत सरकार भी इसको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लिस्ट 1 में जगह दिया है। अब पढ़ेंगे अगला, गीध संरक्षण परियोजना। उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आप तो जानते हैं कि हम बीच में कोई फालतू बात नहीं करते हैं। वो 2-4 बार टीचर उचर पे भले बरस जाते हैं जो ठीक से नहीं मैंने पढ़ाते हैं, वो हमारा आपके प्रति लागनी है इसलिए, और नहीं तो आज के समय में सबको अपने प्रकार से बिजनेस करने का छूट है। अगर मैं उनको कहूँ तो वो भी तो मेरे प्रति कह सकते हैं कि आप इतना देर क्यों पढ़ाते हैं। सबका अपना अपना दर्शन है, कोई सांख्य को मानेगा, कोई योग को मानेगा, कोई वैशेषिक को मानेगा, हम भगवान बुद्ध के दर्शन को मानते हैं, सब चलता है। आज सिर्फ और सिर्फ एक ये आपको इन्फॉर्मेशन है कि 8 फरवरी से विश्वास एजुकेशन के द्वारा ऑफलाइन क्लास की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन आ गया तो ऑफलाइन क्लास की शुरुआत की जा रही है। अभी ये प्रायोगिक तौर पर 2 शहरों में शुरू किया गया है, 2 ब्रांच में, गांधीनगर और अहमदाबाद। गांधीनगर में 8 जनवरी को सुबह 8 से 10 एक फ्री सेमिनार का आयोजन किया गया है और अहमदाबाद में
शाम को 5 से 7 फ्री सेमिनार का आयोजन किया गया है। आपके जो भी मित्र वगैरह इस सेमिनार में आना चाहते हैं वो 9428804128 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। वो नीचे चैट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए। और लगभग 14-15 तारीख से भावनगर में भी शुरू करेंगे, इसकी सूचना हम आपको आगे देंगे। पहले मेरा नेचर है एक को शुरू कर दें, उसके बाद फिर दूसरे की सूचना। भावनगर में भी 14-15 से शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल जो लोग गांधीनगर और अहमदाबाद में क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ये सूचना है। 8 फरवरी सुबह 8 बजे गांधीनगर और 8 फरवरी शाम को 5 बजे अहमदाबाद। चलिए दोस्तों, अब आगे शुरुआत करते हैं। बड़े दिन के बाद ऑफलाइन में हमारी आपकी मुलाकात होगी। और ऑफलाइन में तो आप जानते हैं कि दोनों ही जगह तो अमर सर 5-5, 6-6 घंटे भी पढ़ाए हैं, कई बार 8-8 घंटे भी क्लास लिए हैं दोनों जगह मिला करके। तो चलिए अब करते हैं आगे। अब गीध संरक्षण परियोजना के बारे में जानें। तो वर्ष 2006 में हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच, वर्ष 2006 में हरियाणा विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें एशिया में समाप्त होने वाले गीधों के संरक्षण की सहमति हुई। एशिया में समाप्त होने वाले गीध संरक्षण पर सहमति हुई। और इस सहमति में एक कार्यक्रम की घोषणा की गई, सेव कार्यक्रम, सेविंग ऐसे एशियाज ऐसे वी से वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शंस। गीध जो दुनिया में विलुप्त हो रहा है या एशिया में विलुप्त हो रहा है, उसको सेव करने के लिए नाम भी हो गया सेव, और सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शंस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आप देखिए कि आपको कितने सारे संरक्षण के बारे में पढ़ा रहे हैं। हम लोग इसी तरह से चाहे ऑफलाइन क्लास हो आराम से ही पढ़ाते हैं बेटा। कई बार जो है टीचर जोर जोर से चिल्लाता है, उससे पीटी का रिजल्ट थोड़े आ जाएगा या क्वेश्चन फंस जाएगा। आराम से अपनी बात रखिए, बट इस तरह की बात रखिए। अगर आज अब आप घर जाएंगे या नोट्स भी आप मैं तो कभी भी यूट्यूब में, कई लोग कहते हैं कि हमको इसलिए 8K आ जाता है या 15K कि हम तो मौज कराने आते हैं। भाई क्यों बर्बाद करते हो बच्चे का भविष्य। कई बार देखिएगा, मैं हिंदी में भी देखता हूँ, आलतू फालतू बात पर लेक्चर लेकर के आ गया है। लड़की के लिए 2 लड़कों के बीच में युद्ध होता है तो क्या, अरे ये तुम्हारा काम है भाई। वो लड़की क्या फील करती है, लड़का क्या फील करता है। आप IAS पढ़ाने आए हो कि आप ये करने आए हो। लेकिन जो सीरियस बच्चे नहीं हैं उनको वही अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। एथिक्स सामने आ जाता है। इस तरह की बात क्लास में आज तक लाइफ में नहीं किए हैं, ना कर सकते हैं। कई बार देखिएगा फांसी कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है यूपीएससी में आएगा।
संयुक्त परिवार प्रथा का अगर मान लीजिए कि कुछ बताना है तो उसमें काम वाली बाई सुनाना शुरू करते हैं। अरे एक लाइन में लड़का तैयारी करने आया है, उसको बताया जा सकता है कि काम वाली बाई जो आती है काम करने के लिए, उससे जो है ज्वाइंट फैमिली में दरार होने से जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें दो मूल्य आता है। उससे बेटर है अब उसका बच्चा वहाँ भोजन के लिए का बैठा है, वो बच्चा ये, अरे भाई क्या कहते हैं, एक लाइन में समझाया जा सकता है कि पहले भी चाची होती थी, जो माँ अगर खाना बनाने जाती थी तो चाची होती थी जो बच्चे को गोद में लेती थी, वो माँ की तरह प्यार करती थी। बाई पैसे पे आई है, वो प्रोफेशनल प्यार करेगी। नैतिकता जो है वो कोई लॉज नहीं है। एक सोसाइटी के लिए जो एथिकल है वो दूसरे सोसाइटी के लिए अनएथिकल हो सकता है। एक लाइन में समझना है। और एथिक्स के उल्लंघन पर हमको कोई सजा नहीं दे सकता है। पहली बार जो हमारे यहाँ कुर्ता धोती से इस टी शर्ट पे आए होंगे वो अपने एथिक्स को ही गिराए होंगे, उससे उपहास का पात्र हुआ। लेकिन उससे क्या कहते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिल गई। तो एथिक्स गलत नहीं होता है, रहन सहन किसी का गलत नहीं होता है, लेकिन उस बच्चे को दो प्रकार का एथिक्स और रहन सहन मिल रहा है। एक बाई जो उसको पाल रही है वर्किंग वीमेन की, और एक जो वर्किंग वीमेन माँ जो उसकी अपनी है उसका एथिक्स। बच्चे में दो प्रकार का एथिक्स बड़े होने पर जो है आपस में टकराएगा कि क्या है। और अगर वह बच्चा सुलझा हुआ इंसान हुआ, ये पढ़ाओ तो वो अकबर निकल जाएगा। सभी कल्चर को मिक्स करके जो है अकबर जैसा जो है एक सर्वधर्म समभाव बना लेगा। और अगर वो बच्चा अकबर नहीं बना तो हो सकता है कि वो द्वंद्व की स्थिति में चला जाए, जिसको एथिकल डायलेमा कहते हैं। मुड़ी गिरा के तुम ही अकेले जानते हो यार एथिक्स पढ़ाना है, भारत में और भी लोग जानता है। लेकिन हिंदी माध्यम के लड़के को, हम लोग तो हैदराबाद के निजाम हो गए हैं, दिल्ली की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज यूट्यूब पर ये लेक्चर आएगा इसलिए खुलेआम कह रहे हैं कि आज जो है बच्चे को, हिंदी माध्यम के बच्चे को इसीलिए रिजल्ट में तकलीफ है यूपीएससी। सारा मटेरियल नोट्स जो पुराने गाइड हैं थे मार्केट में, उसको बाहर कर दिया। उन्हीं चीज़ों को लिख लिख करके इतना मोटा मोटा करके, आजकल एक ट्रेंड चल गया मोटा होना चाहिए, और उसको बाजार से बाहर कर दिया। सारी अच्छी किताबों को हिंदी माध्यम से बाहर कर दिया ये लोग, और केवल यूट्यूब पे आके 100 के और 72 के जो बच्चा सुन रहा है उसको बर्बाद कर दिया। और आज इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा बर्बादी कगार पर अपना हिंदी मीडियम का लड़का है, और गुजरात में गुजराती मीडियम का लड़का है। क्योंकि गुजरात में जो पढ़ रहा है वो उनका ही कटा हुआ पढ़ रहा है टीचर, क्या बेचारा पढ़ाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। दोस्तों, एक एक चीज माइन्यूटली पढ़ना है। तो एक एक चीज देखते हैं, रोज फालतू बकवास करता है करके, जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है। केवल 5-6 घंटे लड़के को इंगेज करना है। एक आध यूट्यूब वाले देखिए तो कविता कहानी सुनवाता है। अरे अब ये काम बचा है कोचिंग का, तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपना काम करते हैं। जो सिंसियर लड़का है वो हमारी बात सुनेगा और समझेगा भी। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस तरह के चीज़ों को जब आप तैयार करके जाइएगा तो आपका परीक्षा में क्वेश्चन पकड़ाएगा। एक लाइन ट्रेडिशनल, एक लाइन अगर अखबार में करंट आ गया है
मान लीजिए डॉल्फिन पर कुछ नया आ गया, ठीक ना, कुछ भी नया आ गया, तो एक लाइन वो जोड़ देगा कि डॉल्फिन की संख्या इतनी है। अब वर्ष 2009 को डॉल्फिन दिवस घोषित किया गया था, खत्म हो गया, आंसर 2007 है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब के हिसाब से काफ़ी हो गया। तो काम वाली बाई का एथिक्स जो है, उनका भी एथिक्स खराब नहीं है, या तो बच्चा उनके ही पास रहे तो एक नया मूल्य लेकर के बड़ा होगा, लेकिन बच्चा बेचारा द्वंद्व में आ गया है कि वो क्या होगा। आज जो कंपोजिट कल्चर में विवाह हो रहा है, कौन नहीं जानता है सोशल इशू पढ़ाना। आज जो कंपोजिट कल्चर में विवाह हो रहा है, हम एक जाति के हैं, जाति छोड़ दीजिए, अब तो हमारी वाइफ की बहन अगर मान लीजिए दूसरे कल्चर के पुरुष से विवाह कर ली है, एक तीसरी बहन भाई है, तीसरा भाई है, वो चौथे कल्चर की लड़की से विवाह कर ली है, खराब कोई नहीं है। लेकिन अगर ये हम सब एक जगह इकट्ठा होंगे और सबके बच्चे अगर इकट्ठा होंगे तो उनमें किस प्रकार का मूल्य डेवलप होगा, कंपोजिट मूल्य डेवलप होगा। लेकिन अगर एक पीढ़ी ऊपर चले जाएं तो पिताजी, मौसा, फूफा सब एक ही कल्चर के लोग होते थे, एक ही जाति में आसपास विवाह होता था, एक ही वैल्यूज से लड़का बड़ा होता था। उस समय फूफा हो या मामा हो या चाचा हो, वो एक गार्जियन की तरह होता था। आज अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो लोग अपनी बच्ची को फूफा के साथ अकेले नहीं भेज सकते हैं, अपनी बच्चे को मामी के साथ नहीं भेज सकते हैं। और हम लोग को याद है कि मामी को जो है हड़का दिया करते थे कि यही बनाना है, नहीं कर सकते हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं लोग। तो ये जो है, ये कौन नहीं पढ़ाना जानता है, और ये क्यों नहीं आप मतलब कि समझ सकते हैं अपने से, समाज में जो बदलाव है। मेंस में यही तो पूछ रहा है, लेकिन आदत हो गया है आजकल हिंदी भाषी का 4 घंटा यूट्यूब पे पढ़ना है, उससे नीचे नहीं पढ़ना है, क्लास में 1 घंटा नहीं पढ़ पाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा क्या प्रहार किया जाए, आपका आंख खोलना मेरा कर्तव्य था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब फिर भारत में क्वेश्चन ये आएगा, गीधों की मृत्यु के कारण क्या है। तो भारत में गीधों की मृत्यु के जो कारण हैं वो एक है कि पशु को जो हम ये दवा देते हैं डाइक्लोफेनॉक, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है डाइक्लोफेनॉक, ये प्रश्न आ चुका है। या दूसरा दवा हम लोग ये देते हैं ड्रग्स, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये दो जो हम पशुओं को देते हैं वो जहर हो जाता है गीध के लिए, तो मृत पशुओं को जब गीध खाता है तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत के अधिकांश भागों में गीधों की मृत्यु का एक कारण पशुओं को दिए जाने वाले डाइक्लोफेनॉक और नॉन स्टीरियोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का दिया जाना, जिसको खाने पर गीधों की मृत्यु हो जाती है। देश में गीधों के घटती हुई संख्या को देखते हुए जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में गीध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। प्रश्न ये आएगा, ये ध्यान रखना है, गीधों की घटती हुई संख्या को देखकर जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में गीध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। असम के धर्मपुर में गीध प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। वर्तमान में थोड़ा मिस्टेक है, 8 गीध संरक्षण
प्रजनन केंद्र जो है देशों में स्थापित किया गया है। कौन कौन से? तो गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा, ये है हरियाणा। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है गीध संरक्षण, उसका नाम रखा गया है जटायु। ये देखिए यहां पे पिंजौर हरियाणा में है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है। जटायु याद है ना, जो रावण से लड़ा था। अब क्या कहते हैं, क्या करें, ये बताने के बाद रावण वाला कहानी सुनाने लगे हैं। यहां उसका क्या रेलिवेंसी है? बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है यूट्यूब पर। अब आइए दूसरा, गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र देखिए राजभट खावा, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। राजभट खावा वेस्ट बंगाल में है। तीसरा गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र असम में रानी में है। ये देखिए वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अभी ही बोले हैं सबसे पहले। ये गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र मुता रांची में है। ये है मुता, क्रोकोडाइल पार्क में ही इसको रखा गया है। पांचवा गीध संरक्षण केंद्र आपणु गुजरात जूनागढ़ में गीध संरक्षण। गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र भोपाल केरवा में, केरवा भोपाल मध्य प्रदेश। गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में। और 8वां गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र नंदनकानन ओडिशा में। तो गीधों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये 8 गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। रानी असम, मुता रांची, राजभट खावा वेस्ट बंगाल, नंदनकानन ओडिशा, हैदराबाद तेलंगाना, केरवा भोपाल, जूनागढ़ गुजरात और पिंजौर हरियाणा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया का पहला जिप्स गीध पुनरुद्धार कार्यक्रम, जिप्स वल्चर रेंट्रोडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। गीध के पुनरुद्धार की कार्यक्रम की शुरुआत की गई हरियाणा के पिंजौर में। तो ये था आपका गीध संरक्षण केंद्र। हिंदी भाषी लड़कों के लिए तो इसीलिए मैं अपने इस लेक्चर में हिंदी में पूरा बोल जाता हूं, को चाहे तो नोट कर लें। और गुजराती भाषी लड़कों के लिए पीपीटी चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। हर एक लेक्चर के बाद कोई न कोई एक बच्चा पूछता है पीपीटी मरसे, तो मैं एक बार बता दूं कि नहीं मरसे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोर जो बच्चा होता है, कोर का मतलब है यहाँ कि वो हमें फी भरा है। शायद कोई दूसरा आदमी इतना खुला आपको नहीं बोलेगा। उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी भी एक अलग प्रकार की है। आपके प्रति भी है, वो मेरी सोशल जिम्मेदारी है, बट उसके प्रति मेरी सोशियो इकोनॉमिक जिम्मेदारी है। या जो ऑफलाइन में बच्चा पढ़ने आएगा उसको जो ये मटेरियल देंगे, तो अगर वो सब कुछ हम यूट्यूब पे रख देंगे, थोड़ा बहुत हम रख सकते हैं कि आप देखिए, आपका आंख खुले कि क्या चल रहा है चारों तरफ। और या तो आप मेरे ऐप में जुड़िए, भारत डिजिटल क्लास पे आईएएस फुल पैकेज लेकर के, आपको वहाँ पीपीटी पढ़ने को मिलेगा। या मेरे ऑफलाइन क्लास में आइए, 8 फरवरी से शुरू कर रहे हैं गांधीनगर में और अहमदाबाद में अभी, और भावनगर में उसके अगले वीक जो शनिवार आएगा 8 के साथ वाला,
14 के आसपास। गांधीनगर में सुबह 8 बजे फ्री सेमिनार है और अहमदाबाद में शाम को 5 बजे फ्री सेमिनार है। आइए उसमें, और क्या कहते हैं, देखिए। फिर ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में कुछ सीमाएं होती हैं कि उदाहरण देने के समय कुछ ध्यान रखा जाता है। वीडियो कैमरा है ना, उदाहरण गलत नहीं दिया जाता है, बट कैमरे का एंगल अलग हो जाता है लोगों को सोचने का, तो वहाँ पर कई एग्जाम्पल्स लोग नहीं दे पाते हैं मैंने चाहते हुए भी। ऑफलाइन क्लास तो अपना 4 दीवारी के अंदर है, जितना बढ़िया से समझ के पढ़ना है आप मेरे सामने हैं, 1 to 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइव क्लास, कितना भी लाइव क्लास है, हम पढ़ाएं कि आपका वहाँ पर कमेंट देखें, नहीं हो सकता है उस लेवल का। इसीलिए तो DYSO में निबंध पूछा इस बार कि ऑनलाइन क्लास ना लाभालाभ। तो लाभ तो सैकड़ों हैं, अलाभ यही है कि YouTube पर क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लास के नाम पर 2/3 लोगों को गैर रास्ते लगा दिया, मठाधीश लोग। ये सबसे पहला अलाभ है। आपको व्यवहारिक लिखना है वहां आंसर। दूसरा अलाभ क्या है भाई, तो आपको या हमको ऐसा लगता है कि YouTube में क्या कहते हैं, सॉरी YouTube छोड़िए, ऑनलाइन क्लास में हम जाएंगे तो हमको रहने का पैसा बच जाएगा। जरा गिना देते हैं, कुछ नहीं बचेगा। फीस तो लगभग हम वही ले रहे हैं। अरे 4 विषय पढ़ाने का हम 12,500 लेते हैं, 8 विषय का 30,000 ऑफलाइन में फीस अगर मान लीजिए होगा, मान लीजिए, अभी हम घोषणा नहीं किए हैं, तो उतने ले रहे हैं जितना हमारा ऑफलाइन में मेरा अपना सेक्शन का फीस होता है, उतना ही सेक्शन का हम ऑनलाइन में फीस रखें। कौन सा कम रखे हैं भाई, हर कोचिंग वाला। अब आप कहेंगे रहने का पैसा बचे, कहाँ बचेगा? हर महीना आप सबसे पहले तो उसको देखने के लिए आप एक लैपटॉप या एक मोबाइल लिए, ना चाहते हुए भी 500-600 रुपये एक डाटा भराए। उसके बाद जो है 1 साल बाद ही चश्मा खरीदे 10,000 का, क्योंकि मोबाइल में देखते देखते आंख गया, तो आंख घुमा दिए, कितना हजार का घुमाए, तो सब गिन लीजिए, तो बात बराबर है। लाभालाभ लिखते जाइए जितना लिखना है। इररिलेवेंट टॉपिक पर चर्चा अधिक हुई ऑनलाइन क्लास में। बच्चों को प्रेजेंटेशन के नाम पर फैक्चुअली कमजोर कर दिया गया, तथ्यात्मक रूप से कमजोर हो गए बच्चे। ये भी जो है ऑनलाइन क्लास का अलाभ है। और फिर कभी चर्चा करेंगे, अलाभ तो बहुत है कि कल अगर हम वीकेंड बैच तलाशते थे, हम कहीं नौकरी पेशा होते थे, तो भी हमको 200 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता था। घर बैठे इसी समय में आना है, नहीं, कोई बात नहीं है। जब हमारे पास समय होगा तब हम ये देख सकते हैं। मेरे पास चॉइस नहीं था, चॉइस मेरे पास प्रत्यक्ष चॉइस है कि हम देख रहे हैं, भले वो आदमी हमको बरगला रहा हो, लेकिन हम उसको देख करके तय कर रहे हैं। वहां क्या है, उसके लड़कों से सुन रहे हैं। और मैं आज एकदम खुल के बता रहा हूं, चाहे मेरा समर्थक भी विद्यार्थी क्यों ना, 99% इंफॉर्मेशन किसी भी क्लास के बारे में, चाहे अच्छा हो या खराब, वो रॉन्ग ही पहुंचता है। क्योंकि वहां पर ये जो है गुणवत्ता के आधार पे के सिलेक्शन नहीं होता है। वो बच्चा है हमारा, वो रोबोट नहीं है। जो हमसे सहानुभूति रखा है वो अच्छा ही बोलेगा, चाहे उसको भी पीड़ा क्यों ना हुआ हो तैयारी के दौरान। कभी हो सकता है तकलीफ हुआ हो, लेकिन अगर वो हमसे एकदम भावनात्मक रूप से जुड़ा है तो वाह वाह करेगा। और अगर उसकी, वो इंसान है, अगर उसकी विचारधारा मेरे साथ जरा सा मैच नहीं किया, तो उसके बाद फिर देखिए कि वो बाहर क्या करता है। हर कोचिंग का ये फिक्स है। इसलिए पूछ करके क्लास नहीं जाना चाहिए। फोटो किसके पास नहीं है आज के डेट में? फोटो
कितना इजी है फोटो कलेक्ट करना आज के डेट में, वो आप सब जानते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास अब शुरू हो रहा है। आइए इसी तरह से पढ़ाएंगे। हम तो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा ही पढ़ाए। अब जरा मगर संरक्षण परियोजना के बारे में देखें। वर्ष 1974 में मगर के संरक्षण के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। देश में सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में स्थित भीतरकनिका, ऐसे सबसे बड़ा नहीं है, मगर जहां रह रहा है उसकी बात कर रहे हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर की संख्या, खारे पानी में रहने वाले मगर की संख्या सबसे अधिक है। इस परियोजना के अंतर्गत 1978 में 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। मगर अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद में केंद्रीय मगर परियोजना और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। चंबल नदी के क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण और विकास के लिए एक नया वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। अब जरा देखें भारत के प्रमुख घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र। पहला, ये गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये तो YouTube का में भी ये लेक्चर रखे हैं इसलिए, वरना ये तो मेरा वन्यजीव 8वां लेक्चर है केवल वर्ल्ड लाइफ पर। YouTube के विद्यार्थी सोचिएगा कि आप में क्या पढ़ाए हैं। 8 घंटे वन्यजीव पर क्लास चला है वाइल्ड लाइफ पे। तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान पहले भी पढ़ाए हैं ऐप वाले बच्चे। तमिलनाडु में है, यहां घड़ियाल मगरमच्छ प्रजनन है। दूसरा ये देखिए, ये है चंबल वन्यजीव अभयारण्य, यहां राजस्थान में। तीसरा अभी पढ़ाए हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य, ये देखिए भुवनेश्वर के समीप है। 5वां सतकोसिया जॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। कतरनी घाट, ये यूपी में है, वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सुंदरवन तो होना ही है, सबसे बड़ा वही है, मैंग्रोव खारा पानी वाला है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। और भागवतपुर मगर परियोजना सुंदरवन के बाद जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम देखें। ये मैंने 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था खारे पानी वाले मगर के संख्या में वृद्धि। ये सब मांसाहारी जीव हैं, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए इनकी आवश्यकता है। ये सुंदरवन की मुख्य भूमि से दूर लोथियन द्वीप के पास स्थापित किया गया था। अब मेरा इमोशन निकल कर आ गया क्योंकि मेरी कर्म भूमि है गुजरात। गिर सिंह परियोजना देखते हैं। 1973 में गिर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यहीं से प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत की गई। गिर का जो उद्यान है वो एशियाई सिंह का घर माना जाता है, होम ऑफ एशियाटिक लायन। गुजरात के जूनागढ़ जिले में यही पूरा है। जूनागढ़ जिले में 1442 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां एशियाटिक लायन देखने को मिलता है।
गुजरात के गिर अभयारण्य में ये लेटेस्ट बता रहे हैं, गिर की संख्या में, ये लायन की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में जो लायन का गिनती हुआ उसमें गुजरात के गिर में 674 सिंहों की बस्ती थी। अब जब सिंहों की संख्या बढ़ गई तो उनके घूमने के लिए एरिया बढ़ाना होगा। तो वर्ष 2020 में सिंहों के विचरण क्षेत्र में 36% वृद्धि किया गया। पहले देखिए जो फोटो है ये पुराना है, इसमें 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, हम पिछले लेक्चर में ये बोले थे। अब ये 30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका जो है एरिया हो गया। अभी सौराष्ट्र के 9 जिले सिंह के संरक्षित क्षेत्र में है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट गोदावन। ये आरएफओ के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। यह प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट गोदावन राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया था और हम लोग सभी जानते हैं कि विश्व में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज्यादा राजस्थान में है। लेकिन इसके अलावा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कहां है? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, क्या कहते हैं देखिए थोड़ा सा, अब तेलंगाना, कर्नाटक, इन जगहों में मिलता है। वर्तमान समय में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या इतनी कम हो गई है कि उसको IUCN के रेड डेटा बुक में अति संकटग्रस्त प्राणियों के अंतर्गत रखा गया है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखें हंगुल परियोजना। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है। ये अभी तक केवल दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में देखने को मिलता था। इसको कश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। हंगुल कश्मीर राज्य का राजकीय पशु भी है। भारत सरकार 1982 में कश्मीर स्टैग हंगुल पर एक डाक टिकट जारी किया था। 1970 में IUCN और WWF के मदद से कश्मीर सरकार प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत किए थे। अब आइए कस्तूरी मृग परियोजना। एकदम दोस्तों ध्यान रखना है, 3 तारीख के STI में हो सकता है क्वेश्चन आपको दिखे इसमें से, नहीं तो फिर GPSC क्लास 1-2 में, नहीं तो फिर RFO में, नहीं तो फिर तो दिखेगा ही। कहीं न कहीं ये चारों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और IS में तो इस में से क्वेश्चन आता ही आता है। करंट के साथ कहीं कोई घटना अगर है तो एक लाइन करंट का और एक लाइन ये जोड़ करके आपको प्रश्न दे देगा। पर्यावरण के सेक्टर में जो क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चुंबा घाटी से लेकर के सिक्किम तक देखने को मिलता है। कस्तूरी जो है वो केवल और केवल नर हिरण में देखने को मिलता है। अब शुरू हो जाए कि कस्तूरी मृग का एक नेचर है कि जो उससे सुगंध निकलता है तो उसको ये नहीं मालूम है कि उसके शरीर में ही है, लेकिन वो जंगल जंगल भटकता है कि आखिर ये सुगंध कहाँ से आ रहा है।
कस्तूरी मृग में बसे, वन वन भटकत जाए। जंगल जंगल में बेचारे भटकते हैं। शुरू करें, इसका क्या मतलब बनता है? इरिलेवेंट टॉपिक। हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं ना, निबंध जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कस्तूरी मृग के प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN के मदद से 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड, क्योंकि उस समय तो उत्तर प्रदेश था, के केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभयारण्य और उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य भी लोकप्रिय है। अब आइए लाल पांडा। लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैट बियर कहा जाता है। देख लीजिए, छोटा है तो बिल्ली या भालू जैसा लगता है तो कैट बियर। 1996 में WWF के मदद से पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के द्वारा प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में लाल पांडा IUCN के रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त जाति के रूप में है। अति संकटग्रस्त नहीं, संकटग्रस्त जाति के रूप में है। तो आज हम लोग विभिन्न परीक्षाओं के पर्यावरण और RFO स्पेशल का एक टॉपिक को लेकर के एक लेक्चर आपको बना के दिए। हालांकि YouTube स्पेशल सोचकर मैं कभी लेक्चर नहीं बनाता हूं, ये तो मेरे ऐप के बच्चों के लिए लेक्चर बनाए थे। आज मन कर रहा है कि नहीं, ये लेक्चर सभी को मिलना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देगा। तो इसके लिए हमने आज ये लेक्चर रखा है। दोस्तों, एक बार फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड 8 फरवरी को अहमदाबाद और गांधीनगर में ऑफलाइन क्लास शुरू कर रहा है। गांधीनगर में सुबह 8 से 10 हमारा फ्री सेमिनार है और अहमदाबाद में हमारा उसी दिन 8 फरवरी को शाम को 5 बजे फ्री सेमिनार है। सरकारी गाइडलाइंस, मास्क, ठीक ना, जो लगाते हैं सबके साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, एक बेंच पर एक लड़का को बिठाते हुए एकदम तबीयत से। 30 से ज़्यादा लड़के का सेमिनार नहीं हो पाएगा। अरे 30 बेंच होता है क्लास में, वो तो जब नहीं होता है सोशल डिस्टेंसिंग तब ना ठूस के उसको 90 करते हैं कि एक बेंच पर 3 बिठाते हैं। 30-35 लड़का से ज़्यादा का सेमिनार नहीं होगा। इसलिए आपको जो भी चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लीजिए, तो आपको आपका मनोनुकूल समय मिल जाएगा। वरना हो सकता है कि आपको दूसरा हमको स्लॉट देना पड़े। और हम लोग ऑफलाइन की शुरुआत कर रहे हैं, सारे सोशल डिस्टेंसिंग से लेके सब कुछ को फॉलो करते हुए, और सभी विषय का 8 टॉपिक का। क्योंकि मेरे साथ कई टीचर, मैं बोलता नहीं हूँ, कुछ ऐसे जॉब में है कि वो YouTube पे नहीं आ सकते, इसीलिए मैं अकेले आता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि हम शोले के गब्बर हैं। हाँ, गब्बर वाला नेचर मेरे में नहीं है, बाकी हम शोले के गब्बर हैं। हम ठाकुर नहीं हैं शोले का कि हमको जय वीरू का जरूरत पड़ेगा। तो आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। रजिस्ट्रेशन के बिना हम आपको उस क्लास में एंट्री नहीं दे पाएंगे। नो मास्क नो एंट्री, ये ध्यान रखिएगा। पानी की बोतल अपना लेकर आइएगा, सब कुछ, क्योंकि पढ़ना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 8 तारीख, और भावनगर के बच्चे निराश नहीं होइएगा, उनको भी प्लान देंगे, उनका 14 तारीख के आसपास रख रहे हैं। तो
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। यूट्यूब में बहुत जल्द आ रहे हैं नए टॉपिक के साथ, करंट के टॉपिक के साथ आ रहे हैं। 3 करंट का टॉपिक आपको एक लगातार देने जा रहे हैं। और ऐप में बहुत जल्द, ऐप के बच्चे के लिए है ये हमारा 8वां चैप्टर है। ये ऐप में जब लोड होगा तो ये 8वां चैप्टर होगा। 15 चैप्टर है। आधा भारत का भूगोल खत्म हो गया है। 30 घंटे का लेक्चर हो चुका है। अब आप जानते हैं कि प्रोसेसिंग होके ऐप में रखने में समय लगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन समझ लीजिए कब तक 30 घंटे का लेक्चर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।